अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ आशा सदीका। आई होप यू आर डूइंग फाइन। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए हैं, डू सब्सक्राइब द बेल आइकन एंड प्लस सब्सक्राइब बटन प्लीज़, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए प्लीज़। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ एंटी साइकोटिक्स। बिफोर वी नो अबाउट व्हाट इज़ एक्चुअली द एंटी साइकोटिक इज़, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है साइकोटिक्स क्या है। अगर हमें ये पता चल जाएगा साइकोटिक्स क्या है तो फिर एंटी का तो हमें मतलब पता ही है ना। तो अभी हम देखते हैं कि साइकोटिक्स क्या है, न्यूरोटिक्स क्या है। साइकोसिस, व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोसिस एंड साइकोटिक्स वी हमारे जहन में फ़ौरन से आता है अच्छा हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। द पर्सन विद हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स, वो लोग जिनको वहम होते हैं, जिन लोगों को ऐसे लगता है कि वो चीज़ है जबकि वो एक्चुअली नहीं है। ठीक है, उनको लगता है ये चीज़ हो रही है या हुई है जो कि एक्चुअली नहीं हुई होती या नहीं होती। ठीक है, वो हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशंस कैन बी ऑडिटरी, कैन बी टेक्टाइल एंड कैन बी अ विजुअल। उसके बाद फिर हम डिल्यूजन्स की बात करते हैं। डिल्यूजन्स आर फॉल्स बिलीव्स एंड रॉन्ग बिलीव्स, कि किसी चीज़ के बारे में एक स्ट्रॉन्ग सा फॉल्स बिलीव बन जाता है। लाइक कि एक केस है, जैसे हम हैंडबुक है शायद, उस हैंडबुक में एक केस स्टडी करी थी, उसमें उस बंदे को ये चीज़ लगती थी दैट कि उसने कोई कत्ल किया, लेकिन असल में उसने वो कत्ल नहीं किया होता, लेकिन उसका बिलीव बना होता है कि मैंने उस 5 साल की उम्र पे ये कत्ल किया था, जबकि उसने वो कत्ल नहीं किया होता। इसी तरह लोगों के बिलीफ सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे हुई है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ वैसे नहीं हुई होती। ठीक है, और वो रियलिटी से कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल ली कि अगर एक बंदे को ये लग रहा है कि उसने कत्ल किया है, तो क्या उसको एक इंसाइट आ जाए कि अच्छा उसने कत्ल नहीं किया। उसका माइंड उस पर कोई ना कोई एक्सक्यूज़ या कुछ ना कुछ उसको होगा कि नहीं मैंने तो किया है, मुझे पता है मैंने किया है, मुझसे 5 साल की उम्र में हुआ है, नहीं मुझे ज़्यादा याद नहीं लेकिन 5 साल की उम्र में हुआ है। वो कभी भी रीजनिंग और रियलिटी की तरफ नहीं आ पाएगा। अगर वो रीजनिंग कर पाएगा इस चीज़ के साथ तो उसको ये डिल्यूजन होता ही नहीं ना, इतना स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीफ डेवलप ही नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया और अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। अफेक्टिव डिसऑर्डर्स एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया तो इसके पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन होते हैं, फिर इनकोहेरेंट स्पीच आ जाती है, जिसमें इंसान एक बात करता करता दूसरी बात करते करते तीसरा इस तरह फ्लो में रहता है। उसके अलावा कैटाटोनिक बिहेवियर्स आ जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। तो उसके अलावा फिर हम अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के बाद बात करते हैं मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स में एक्चुअली इंसान को नहीं पता होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब एक चीज़ है कि मेरा मूड अगर ख़राब है, कोई अच्छी बात भी होगी, मैंने उस पर ख़राब ही रिएक्ट करना है बिकॉज मेरा मूड ख़राब है भाई। तो अगर मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्से में किसी की अगर गलती नहीं है उसको पे भी गुस्सा निकाल दूँ, क्यों? क्योंकि मैं गुस्से में थी भाई। तो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी ऐसे होते हैं कि वो इंसान अगर बाइपोलर मैनिक फेस में है, डिप्रेसिव फेस में है, या कोई भी दूसरा उसका कोई मूड स्विंग चल रहा है, तो उस मूड स्विंग में वो नहीं देखता कि वो उसको इतनी इंसाइट नहीं होती कि अच्छा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद फिर हम न्यूरोसिस की बात करते हैं। अब साइकोसिस क्या थी, ये लोग रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं, रियलिटी नहीं देख पाते। बट न्यूरोसिस में वो लोग रियलिटी देख पाते हैं। दे हैव सम इंसाइट अबाउट देमसेल्फ, उनको अपने बारे में थोड़ी बहुत इंसाइट होती है। उसमें हम मज़ीद अगर हम बात करें द कॉन्टेंट विद द रियलिटी पार्शली लॉस्ट, कि कहीं ना कहीं पार्शली कॉन्टेंट विद द रियलिटी गुम हो जाता है, कहीं ना कहीं गायब होता है, कि वो फुली कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते अपनी रियलिटी के साथ। लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के उसमें एक उसको थॉट आता है, वो थॉट वो प्रोसेस करता है, मज़ीद थॉट्स आते हैं उसको प्रोसेस करता है, लेकिन उस थॉट्स के साथ वो फिज़िकली जहाँ पे प्रेजेंट है उसको अपनी उस इंसाइट है उस बारे में, और उसको फिर ये भी इंसाइट हो गया अच्छा मुझे तो ख्याल बहुत आते हैं, अच्छा मैं इस चीज़ पे गायब हो गया। ये चीज़ उनकी लाइफ में एक थॉट इनको जो तंग कर रहा होता है वो थॉट भी इनकी इंसाइट होती है कि अच्छा ये चीज़ करिए। बस ऑब्सेसिव कंपल्सिव में उस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो एक काम बार बार कर रहे होते हैं, या अपनी उस ऑब्सेशंस जो उनके स्टार्ट हुए होते हैं उस पर वो कंपल्सिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर भी ऐसे ही है, उनको पता होता है कि अगर ये चीज़ हो गई तो ऐसे होगा। इलनेस एंजाइटी आ जाती है इसमें, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं,
दूसरे स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं साइट होती है कि अगर मेरे घर में माहौल ख़राब हुआ है या लड़ाई कोई भी हुई है, लड़ाई देख के भी मेरे तो सर में दर्द हो जाता है, मेरे तो दिल ख़राब होता है, मेरे तो ये होता है, मेरे तो वो होता है, तो उस इंसान के साथ होगा क्योंकि उसने वो दिमाग में बिठाया हुआ है। तो अब अगर ऐसे हो रहा है तो होगा, ठीक है। डिप्रेशन, डिप्रेसिव पेशेंट्स को पता होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स, तो इन लोगों को भी पता होता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, उनको कब पता होता है अच्छा लाइक कि अभी एक बंदी को ये डर है कि अच्छा उसको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए बिकॉज उसके फादर की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। अब उसका ये डर कि उसको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, वो तो हर टाइम बोलेगा मेरे पापा की डेथ इसलिए हुई थी, मेरी भी इससे हो सकती है। ये किसी एस डी जो भी है, पीटीएसडी जो उनसे होता है ना, वो एक्चुअली ऐसे ही होता है, मतलब कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि ये पहले वो उस इंसान के साथ होता है, वो उधर कोई भी इंसिडेंट इसने फेस किया होता है पास्ट में, पोस्ट है ना, पास्ट में उस इंसान उस चीज़ को पकड़ के अपने फ्यूचर अपने प्रेजेंट में रगड़ रहा होता है, तो उसको इतनी इंसाइट होती है कि अच्छा वो ये चीज़ कर रहा है, लेकिन उसका फियर जो सा है ना, वो फियर को ओवरकम नहीं कर पा रहा होता, उसमें उसको हेल्प चाहिए होती है, उसमें हम उस पर काम करते हैं। और इसी तरह दूसरी भी कुछ न्यूरोसिस की टाइप है, ये तो मैंने थोड़ी बहुत एग्जांपल्स वगैरह के साथ बता दी कि ये ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद हम एंटीसाइकोटिक्स की बात करते हैं। जब हम एंटीसाइकोटिक्स की बात करते हैं तो हम इसको न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं। इसको न्यूरोलेप्टिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं। अब एंटीसाइकोटिक्स जो से वो साइकोट्रोपिक मेडिकेशन की क्लास है जो कि साइकोसिस को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, लिटरली हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स के लिए यूज़ होते हैं एंटीसाइकोटिक्स के आगे बहुत सी क्लासिफिकेशंस भी हैं, लेकिन आज हम मेनली फोकस करेंगे टिपिकल एंड एटिपिकल, और फर्दर हम बाकियों में किसी और स्लाइड पे या किसी और लेक्चर में फोकस करेंगे। अच्छा, एंटीसाइकोटिक जो सी मेडिकेशन है ये वर्क करती है बाय अल्टरिंग द ब्रेन केमिस्ट्री। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया कि साइकेट्रिस्ट जो सा होता है ना, वो ब्रेन केमिस्ट्री के साथ काम करता है, न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ एंड साइकोलॉजिस्ट ब्रेन फंक्शनिंग के साथ। तो ये साइकेट्रिस्ट क्योंकि प्रिस्क्राइब करता है ये मेडिकेशंस, वो उसके हाथ का काम है। सो वो ब्रेन केमिकल पे ही इफ़ेक्ट करेगा। ब्रेन केमिकल क्या कि सेरोटोनिन, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का लेवल, डोपामिन का लेवल छेड़खानी कर लेगा, और एसिटाइलकोलिन का लेवल, एड्रेनलिन रिसेप्टर्स, इस तरह के सब कोई ना कोई हम मेडिकेशन दे के कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिला के उसको देते हैं, जिससे कुछ ना कुछ कमी पेशी हो जाती है। लाइक इट्स लाइक ब्रेन केमिस्ट्री इज़ लाइक जैसे हम येलो और वाइट को मिला के कोई ना कोई कलर जनरेट कर लेते हैं, पर्पल वाइट को मिला के ब्लू या लाइट पर्पल कोई बन जाता है, इसी तरह के कुछ केमिकल्स को मिला के कोई ना कोई चीज़ दे के तो उसकी ब्रेन फंक्शनिंग में कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्सक्रीट हो रही होती है, सेरोटोनिन एक्स्ट्रा एक्सक्रीट हो रहा होता है, डोपामिन की हाइपर एक्टिविटी होती है, तो वो डोपामिन इनहिबिट होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, उसके रिसेप्टर्स को हम रोक देते हैं, बाइंड कर लेते हैं स्ट्रांगली इनहिबिटर से, तो उसकी रिलीज जो है वहाँ पे इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, इनहिबिटरी इफेक्ट ये कॉज करती है, जैसे कि हमने वो न्यूरो ट्रांसमीटर के लेक्चर में पढ़ा होगा। ओके, तो अब हम आगे जाते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन वर्क बाय अल्टरिंग ब्रेन केमिस्ट्री हो गया। रिड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स, और फिर वो साइकोटिक सिम्टम्स रिड्यूस करते हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड डिसऑर्डर्ड थिंकिंग। अब हम एंटीसाइकोटिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज़ एंटीसाइकोटिक्स? एंटीसाइकोटिक्स की हम खैर बात कर चुके हैं एंटीसाइकोटिक्स क्या है, लेकिन एंटीसाइकोटिक्स कोरेसिव नहीं होते। एंटीसाइकोटिक्स इस लाइक ये सिम्टम्स को ओवरकम कर देते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन ये कोरेसिव नहीं होते। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर की जब आपके पास हिस्ट्री बन जाती है ना, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ रिलैप्स। इवन कि कोई भी डिसऑर्डर अगर आपका एक बार हो जाए तो यहाँ पे उस रिलैप्स के चांसेस हमेशा कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ होती है कि हम लोग हमारा जो मेंटल एक्टिविटी, लाइक कि मैंने एक वीडियो है, आई विल शेयर विद यू ऑल्सो, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि हमारे कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं, और उन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के पीछे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। एक साइकोलॉजिस्ट फंक्शनिंग को क्योंकि डील करता है, वो उस प्रॉब्लम से डील करता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट सिम्टम्स और जो भी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उनको डील कर रहा है। ठीक है,
अब साइकेट्रिस्ट जो है क्योंकि सिम्टम्स को डील कर रहा है तो सिर्फ सिम्टम्स रिड्यूस होंगे, प्रॉब्लम्स स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। अगर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है देयर इज़ अ चांसेस डैट कि सिम्टम्स दोबारा रिलैप्स हों, ठीक है। प्रॉब्लम जहाँ पे दोबारा ट्रिगर करेगी वहाँ पे दोबारा सिम्टम्स आएंगे। सो हमेशा अगर आप साइकेट्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं देन साइकोलॉजी ट्रीटमेंट भी लें ताकि आपके वो प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो। वो प्रॉब्लम्स जब तक होंगे रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योर प्रॉपरली नहीं होगा। और अगर आपके वो प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगे, सिम्टम्स इवेपोरेट हो जाएंगे, डिल्यूट हो जाएंगे एंड अगर मेडिकेशन ले रहे हैं फिर आप रिकवरिंग के चांसेस भी ज़रा कहीं ना कहीं हद तक ज़रा एक ग्रेट नंबर के साथ हाई होते हैं। उसके बाद हाउ डू एंटीसाइकोटिक्स वर्क। एंटीसाइकोटिक्स काम कैसे करती है। द ब्रेन कंटेन केमिकल्स दैट हेल्प टू कैरी मैसेज, के ब्रेन जो है वो जो से ब्रेन केमिकल्स जो होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। एक्साइटेटरी भी होती है, इनहिबिटरी भी होती है। एक्साइटेटरी होते हैं कि जो ब्रेन की मखसूस थिंकिंग मेमोरी के लिए काम कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो कि ब्रेन की किसी चीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रांसमिट होते हैं, दूसरे से तीसरे पार्ट ब्रेन के उन पार्ट्स को एक्टिव कर रहे होते हैं जो कि उस फंक्शनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि यहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स में हम डोपामिन को स्पेसिफिकली डोपामिन को टारगेट कर रहे होते हैं। हाउ डू एंटीसाइकोटिक्स वर्क, कि अब एंटीसाइकोटिक्स काम ही क्या करती है, कैसे करती है। अब जब डोपामिनर्जिक हाई लेवल एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो जाए लिम्बिक सिस्टम में तो फिर क्या होता है कि हमारे ब्रेन जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स कोज करता है और वो सिम्टम्स साइकोसिस के होते हैं। साइकोसिस के कौन से सिम्टम्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं और डिल्यूजन्स होते हैं, ठीक है। अब एंटीसाइकोटिक्स क्या करती है, उस हाइपर एक्टिविटी ऑफ डोपामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके उस डोपामिन की एक्टिविटी लो कर देती है। डोपामिन की जब डोपामिन लेवल लो होगा, एक चीज़ की मकदार कम होगी, उसका काम कम होगा, उसकी एक्टिविटी कम होगी, तो वो सिम्टम्स जो हमारे पास साइकोसिस के आ रहे थे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है एक्चुअली एंटीसाइकोटिक्स की। जब हम एंटीसाइकोटिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो तब हम देखते हैं कि एंटीहिस्टामाइंस थे। एंटीहिस्टामाइन रिसर्च अराउंड डेवलपिंग एंटीहिस्टामाइन को डेवलप करने के बारे में कोई रिसर्च हो रही थी। एंटीहिस्टामिन को इवॉल्व किया गया फिर प्रोमेटाजाइन्स में। प्रोमेटाजाइन्स से फिर आगे मतलब कि जब हमने देखा कि प्रोमेटाजाइन के सेडेटिव इफ़ेक्ट्स आ रही हैं तो उस सेडेटिव साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ये सर्जरीज में एक काल्मिंग एजेंट के तौर पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स जो उनसे वो हाइपर हो जाते हैं इन द नेम ऑफ सर्जरी, इन द नेम ऑफ ऑपरेशन एंड इवन इन द नेम ऑफ इंजेक्शन भी लोग हाइपर हो जाते हैं। तो फिर सर्जरी और ऑपरेशंस तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है उनके लिए कि लोग इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, मेडिसिन खानी पड़ेगी इससे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो फिर उनको एक काल्मिंग एजेंट देना पड़ता था, रिलैक्सिंग एजेंट देना पड़ता था जिसके सेडेटिव साइड इफ़ेक्ट्स, और इनके सेडेटिव साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से फिर ये देनी शुरू कर दी कि चलो वो लोग ज़रा सुकून से बैठेंगे, सुकून से होंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। स्ट्रेस होकर बीपी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और सर्वरल अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनकी वजह से रिस्क ऑफ फेलियर इन सर्जरी जो है वो इंक्रीज़ कर सकता था। तो काल्मिंग एजेंट एज अ बिफोर सर्जरीज देने जाने लग गई। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसी तरह फिर डॉक्टर्स थे जिन लोगों ने प्रोमेटाजाइन को यूज़ करे थे, उनको अल्टर किया, उसको बदला और डेवलप किया क्लोरप्रोमाज़ाइन को फिर फर्दर 1952 में दो साइकेट्रिस्ट थे, डॉक्टर डिले एंड डॉक्टर डेनिकर। डॉक्टर डिले एंड डॉक्टर डेनिकर ने उसके बाद साइकोटिक पेशेंट्स के ऊपर क्लोरप्रोमाज़ाइन को टेस्ट किया और फिर उन लोगों ने देखा कि इसका साइकोटिक पेशेंट क्योंकि ज़रा हाइपर होते हैं, बोलते हैं और उनको डिल्यूजन्स हो रहे होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, इट सिम्टम्स कैन बी वेरी इन द नेम ऑफ इंटेंसिटी एंड द सिम्टम्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। ये पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम्स जो से होते हैं मुख्तलिफ आते हैं।
हमने बस कोर देखनी होती है, इनको कोर पकड़ना होता है, लेकिन इनकी इंडिकेशन जो है वो डिफरेंट होती है, बज़ाहिर जो नज़र आ रहे होते हैं वो डिफरेंट नज़र आते हैं। खैर, तो उनको फिर एज ए कैल्मिक एजेंट काल्मर इफेक्ट के लिए उनको दे के देखा, तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि चलो काल्मिंग इफेक्ट तो ये दे रही है, लेकिन ये डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस में भी उनके जो उनको हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो रहे थे वो भी लेस कर दिया, उसमें भी इनकी कमी वाक़या हो रही है। उनकी जो सी थिंकिंग थी वो भी कम हो रही है, उनके हेलुसिनेशंस भी कम हो रहे हैं, डिल्यूजनल थिंकिंग एंड हेलुसिनेशंस कम हो रहे हैं। तो उन लोगों ने फिर एक एंटीसाइकोटिक की कैटेगरी बना दी। अब हम क्लासिफिकेशंस में जैसे बताया था इसकी और भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन हम मेजरली 2 क्लासिफिकेशंस एज अ टिपिकल, एटिपिकल एंड टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स देखेंगे। टिपिकल की भी आगे कुछ फर्दर आती हैं, एटिपिकल की भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस आती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिवली इन दोनों को ही देखेंगे। टिपिकल फर्स्ट जनरेशन है, 1950 से डेवलप होती आ रही है। 1950s में फर्स्ट डेवलप हुई थी। हेलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाज़ाइन जो से होते हैं बेस्ट नॉन टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, और ये आज भी यूज़फुल हैं साइकोसिस के, सीवियर साइकोसिस और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल आज भी होती हैं। उसके बाद एटिपिकल सेकंड जनरेशन देखें तो क्लोज़ापाइन मानी जाती है कि अगर किसी का सीवियर किस्म का साइकोसिस है जो कि दूसरी मेडिकेशंस की वजह से उन पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई कमी वाक़या नहीं हो रही, फिर हम क्लोज़ापाइन देते हैं, और इसकी काफ़ी ख़तरनाक है, और आज मैं आगे डिस्कस भी करूँगी क्लोज़ापाइन स्पेसिफिकली। उसके अलावा 1990s से ये डेवलप हुई थी, और ये जो पुरानी कुछ मेडिकेशंस थी उनको ही इम्प्रूव करके एक न्यू मेडिकेशन बनाई गई थी, जिसमें अगर हम डिफरेंस वगैरह देखें तो खैर इसमें तो नहीं है, लेकिन टिपिकल में एक्स्ट्रा पैरामेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स आते थे रिलेटेड टू मोटर एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पे हम डोपामिन की बात करें, डोपामिन का लेवल लो करने की वजह से फिर सूडो पार्किंसन के सिम्टम्स आते थे, और डिस्टोनिया, हाँ, और टार्डेटिव डायग्नोसिस, इस तरह के काफ़ी मतलब मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे। और इसके मतलब यहाँ पे चांस ऑफ रिलैप्स भी थे टिपिकल में, और विड्रॉल इफेक्ट्स खैर से लो थे, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हाई थे उन लोगों के। और सिर्फ ये डोपामिन को ब्लॉक करती थी, सिर्फ हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स एंड थिंकिंग, उनकी जो सी कुछ थिंकिंग पैटर्न्स भी इनकोहेरेंट होते हैं ना, वो बस उनके उसमें ज़रा कमी वाक़या होती थी। लेकिन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की जब हम बात करें तो वो डोपामिन एंड सेरोटोनिन 2 चीज़ों को कवर करती थी। अब सेरोटोनिन पे क्योंकि वो ब्लॉक कर रही है, तो नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ जिनसे साइकोटिक्स होते हैं हमारे पास, जो कि मूड डिसऑर्डर रिलेटेड होते हैं, वो भी क्योर होते थे। लेकिन हाँ, ये एंटीसाइकोटिक्स में नेगेटिव सिम्टम्स नहीं सिर्फ मतलब कि टिपिकल में नेगेटिव सिम्टम्स नहीं सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स क्योर हो रहे थे ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स में, टिपिकल में। लेकिन सेकंड जनरेशन में हमारे पास सेकंड जो से है ना दिस नेगेटिव सिम्टम्स हैं साइकोसिस के, वो भी ट्रीट हो रहे होते हैं, और इनके एक्स्ट्रा पैरामेंटल इफेक्ट्स भी, साइड इफ़ेक्ट्स भी लो होते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। ओके, अब हम देखते हैं मैकेनिज़्म कि ये लोग काम क्या करते हैं। ये लोग, हमने बात की थी कि लिम्बिक सिस्टम में हाइपर एक्टिविटी ऑफ डोपामिन की वजह से ही ये सिम्टम्स अराइज होते हैं, लाइक हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। तो यहाँ पे वो D2 रिसेप्टर्स जो से होते हैं लिम्बिक सिस्टम पाथ हुए कि ये हम जब एंटीसाइकोटिक देते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, तो ये वहाँ पे जाके ये D2 रिसेप्टर्स को बाइंड कर रही है। जब वो D2 रिसेप्टर्स को बाइंड कर देती है, ये देखें तो न्यूरोट्रांसमीटर जो सा होता है वो मतलब कि वापस चला जाता है, वो उसके साथ बाइंड नहीं होता, और इस तरह इनहिबिटरी इफेक्ट इंड्यूस होता है। जब वो बाइंड नहीं होता फर्दर, तो एक्साइटेटरी इफेक्ट की बजाय इनहिबिटरी इफेक्ट जो सा होता है वो इंड्यूस होता है। ठीक है, ये टिपिकल का है कि मेसोलिम्बिक में। अब हम बात करते हैं डोपामिनर्जिक
पाथवेज कौन सी होती हैं। डोपामिनर्जिक की निग्रोस्ट्रेटल पाथवे होती है। निग्रोस्ट्रेटल पाथवे जो सी होती है ये मूवमेंट रिलेटेड होती है, और अगर हम निग्रोस्ट्रेटल पाथवे की डिक्लेन करने पे या डीजनरेशन पे ही बात करते हैं कि पार्किंसन होती है, तो इसी तरह ये मूवमेंट रिलेटेड होती है। उसके बाद मेसोलम्बिक होती है, मेसोलम्बिक हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स वगैरह होती हैं। उसके बाद मेसोकॉर्टिकल होती है। मेसोकॉर्टिकल में अगर डोपामिन लेवल जो से वो लो हो जाए तो यहाँ पे मूड जोन्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेसिव मूड होता है, लो मूड होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूबेरो इन्फेंडिबुलर। ट्यूबेरो इन्फेंडिबुलर जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये पाया जाता है हार्मोन। इससे क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का जो सा लेवल है ना वो मेंटेन रहता है। प्रोलैक्टिन जो सा होता है ये फर्दर डील करता है ब्लड प्रोडक्शन और सेक्सुअल डिज़ायर्स के रिलेटेड। जब डोपामिन लेवल हम इनहिबिट करते हैं, लो करते हैं, तो प्रोलैक्टिन की जो सी रिलीज़ है या सिक्रीशन है वो हाई हो जाती है, और वो हाई होने की वजह से सेक्सुअल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, और स्पेशली ये मिल्क प्रोडक्शन जो सी मिल फीमेल्स में दोनों में ज़्यादा होती है, डिस्टर्ब होती है। ओके, अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ इफेक्ट्स की। वही चीज़ के अब हम फर्स्ट जनरेशन टिपिकल ड्रग दे रहे हैं, वो ब्लॉक कर रही है D2 रिसेप्टर, जिसकी वजह से अब डोपामिन जो से वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा और उसकी फंक्शनिंग लो हो रही है। तो उसकी फंक्शनिंग लो होने से क्या हो रहा है, हमारी ये नेग्रोस्ट्रेटल पाथवे में हमारे मोटर रिलेटेड जो से फंक्शनिंग है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। मेसोकॉर्टिकल में हमारे मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं कि हम डिप्रेसिव फेज में जा सकते हैं। मेसोलम्बिक में हमारे जो से हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स है, यहाँ पे ग्रीन साइन है, लो की तरफ हो रहा है, वो ज़रा लो हो जाता है। ट्यूबेरो इन्फेंटिबुलर में प्रोलैक्टिन रिलीज जो से वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे वही चीज़ है कि इन अफिनिटी की बात की गई है कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास अगर हमारे पास पोटेंसी हाई हो ना, तो हम डोज लो भी दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हाइपोटेंसिस क्या होती हैं, हाइपोटेंसिस वो मेडिसिन होती है जिनकी बाइंडिंग अच्छी हो रही होती है। जो मेडिसिन जितनी अच्छी बाइंडिंग दे रहा होता है ना, उसकी उतनी हाइपोटेंसी होती है, और जितनी हाइपोटेंसी होगी फिर हम उन मेडिकेशन का उतना लो डोज भी देंगे तो हमें इफेक्ट्स शो हो रहे हैं। अब वो मेडिसिन जिनकी एफिनिटी मतलब पोटेंसीज जो सी होती हैं वो लो होती हैं, वो उनकी बाइंडिंग नहीं अच्छी होती रिसेप्टर्स के साथ ना, क्योंकि ये रिसेप्टर्स को बाइंड करके उनको इनहिबिट करती है, और वो जो से डोपामिन के दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रिसीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स को बाइंड करती है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि अब अगर पोटेंसी लो होगी तो वो लूजली बाइंड होगी, या वो D2 स्पेसिफिक नहीं होंगे, वो कहीं और भी जा सकते हैं। अगर पोटेंसी लो है तो उनकी बाइंडिंग वीक होगी, और अगर बाइंडिंग वीक होगी तो फिर हम डोज ज़्यादा देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर बाइंडिंग वीक है देयर इज़ अ चांस कि दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर के साथ वो अटैच हो सकती है। तो इस तरह अब हाइपोटेंसी वाली हैरोप्रिडोल की हमने बात की थी, ट्राइफ्लोरोप्रियाज़ीन है, फ्लोफिनाज़ाइन है। उसके बाद अगर हम लो पोटेंसीज की बात करें हैं तो वो थियोडाइज़ाइन है, क्लोरप्रोमाज़ाइन है एंड थियोथीज़ाइन। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन टिपिकल की वही हाइपोटेंसीज के साइड इफ़ेक्ट्स जो से होते हैं, हाइपोटेंसीज के साइड इफ़ेक्ट्स जो से वो ज़्यादा आ रहे होते हैं मोटर रिलेटेड एंड प्रोलैक्टिन मतलब इन्फेंडिबुलर रिलेटेड आ रहे होते हैं। ठीक है, और लो पोटेंसीज के साइड इफ़ेक्ट जो से होते हैं वो एड्रीनर्जिक होते हैं, कॉलिनर्जिक होते हैं, हिस्टामिनिक होते हैं। अब एड्रीनर्जिक होते हैं हाइपोटेंशन के बीपी लो हो रहा है। कॉलिनर्जिक ये होते हैं, कॉलिनर्जिक होते हैं आई साइड वीक हो रही होती है, ब्लड आइज हो रही होती हैं, यहाँ पे स्टमक प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, ब्लेडर प्रॉब्लम हो रही होती है कि ब्लेडर प्रॉब्लम मतलब यूरिनेशन प्रॉब्लम हो रही होती है, और मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा होता है। कॉलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट अगर वो कॉलिनर्जिक पाथवे में जाके बाइंड होने लग गए हैं,
एड्रीनर्जिक पाथवेज के साथ जाके बाइंड होने लग गए हैं, तो इनके ये साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। अगर वो हिस्टामिनिक पाथवे के साथ जाके बाइंड हो रहे हैं, क्योंकि लो पोटेंसीज है ना, लो पोटेंसीज जो से वो फिर D2 स्पेसिफिक नहीं हो पाते, वो फिर और भी दूसरे रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। तो अगर वो हिस्टामिनिक में हो रहे हैं तो वहाँ पे वेट गेन और सेडेटिव साइड इफ़ेक्ट्स को शो कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब हम कुछ सेकंड जनरेशन ड्रग्स देख लेते हैं। सेकंड जनरेशन ड्रग्स जो से वो क्लोज़ेपाइन है और ओलेंज़ेपाइन है, क्यूटेपाइन है, रिस्प्रीडोन है और ज़िप्रासिडोन है। उसके बाद हम सेकंड जनरेशन की जब बात कर रहे हैं, तो जब हमने टिपिकल की बात की थी तो हमने बात किया कि वो D2 रिसेप्टर स्पेसिफिक है और वो D2 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करता है। लेकिन जब हम सेकंड जनरेशन एटिपिकल ड्रग्स की बात करेंगे तो ये D2 रिसेप्टर स्पेसिफिक नहीं होता, बल्कि ये सेरोटोनिन 5-HT2A को भी ब्लॉक करता है, मतलब माइसोकॉर्टिकल पाथवे में पाया जाता है, ये उसको भी ब्लॉक करता है। मैसोकॉर्टिकल पाथवे में जब हमने पीछे बात की तो हमने बात की कि वहाँ पे मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, मतलब कि नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब इनिडोनिया नेगेटिव सिम्टम्स में आ जाता है, और भी दूसरे 2-3 बातें और भी थी उधर। तो वो जो मूड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करता है फिर मैसोकॉर्टिकल पाथवे में सेकंड जनरेशन। इसलिए सेकंड जनरेशन जो है उसका रिज़ल्ट नेगेटिव सिम्टम्स में ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। अब यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि वो कहीं पे भी जा सकता है, उसको आज़ादी है, तो वो जाके सेरोटोनिन न्यूरॉन्स के साथ भी बाइंड हो रहा है और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के साथ भी बाइंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड जनरेशन के अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं जैसे कि क्लोज़ेपाइन है। क्लोज़ेपाइन जो सी होती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट जो सा है वो है कि ये जो से ग्लूकोज और लिपिड्स जो से हैं वो हाई हो जाते हैं, शुगर लेवल और ग्लूकोज लेवल और वो लिपिड लेवल हाई होता है। इसके सेडेटिव साइड इफ़ेक्ट्स वेट गेन, हाइपोटेंशन, मतलब कि हाइपोटेंशन मतलब कि BP लो रहना शुरू हो गया। एंड सबसे बढ़ के क्लोज़ेपाइन का साइड इफ़ेक्ट होता है ब्लड, कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स, मेरा ख्याल वाइट ब्लड सेल्स को ये रिड्यूस करना शुरू कर देता है। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स वही चीज़ हमने पीछे बात कर ली हुई है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो से हैं वही चीज़ के प्रोलैक्टिन सिक्रीशन जो सी है वो इंक्रीज़ करती है, जिससे वो होता है ग्लैक्टोरिया। ओके, उसके बाद हमने बात की थी कि पार्किंसन मतलब सूडो पार्किंसन टाइप्स, जब ये नेग्रोसिट्रेटल जोन्स होता है, नेग्रोसिट्रेटल पाथवे में अगर हमारा डोपामिन लेवल जो है वो ब्लॉक होता है तो एक्स्ट्रा पेरिमेंटल सिम्टम्स अराइज होते हैं। डिस्टोनिया होता है कि हमारा नेक, फेस के मसल्स, बैक के मसल्स स्पैम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक तरफ ना, मतलब कि कहीं ना कहीं, और ग्लूकोगैरेसिस जो से होते हैं, ये होते हैं कि हमारी आई पोजीशन जो से होते हैं ना वो अपवर्ड और आउटवर्ड पोजीशनिंग ऑफ द आई होने लग जाती है। ये ऐसे सिम्टम भी शो किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं एकथीसिया, रेस्टलेस एंड अर्ज टू मूव लिम्स, के अपने हाथ पाँव हिलाने रहने की आदत होने, सूडो पार्किंसनिज्म अगर हम देखें, रिजिडिटी यूजुअली इन फेशियल मसल्स, ब्रेडिकिनाइसिस देखें, लो मूवमेंट्स एंड ट्रिमर्स, डार्टिव किनेसिस देखें तो कांस्टेंट इनवॉलेंटरी रिथमेटिक मूवमेंट्स कैन बी, और ये सारे जो से ये रिवर्सिबल होते हैं। इसलिए अगर जब हम मेडिकेशन के बाद कोई फर्स्ट सिम्टम देखते हैं कि अच्छा पेशेंट इस तरफ जाने लगा है, इसको मोटर डिसऑर्डर्स जो से एक्स्ट्रा पैरामेंटल इफेक्ट्स जो से वो अराइज हो रही है, तो हम जो सी मेडिकेशन है वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं या चेंज कर देते हैं।
ओके, अब हम साइड इफ़ेक्ट्स की आगे भी बात कर रहे थे कि अगर इसके अलावा जो से होते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलेग्नेंट सिंड्रोम होता है। अब न्यूरोलेप्टिक मैलेग्नेंट सिंड्रोम क्या होता है? वो होता है कि हाइपरथर्मिया की गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, सीजर्स स्टार्ट हो सकते हैं, वो कोमा स्टेट में बार बार जाना शुरू हो सकता है, कंफ्यूज रहता है, मसल रिजिडिटी स्टार्ट हो सकती है, उसकी एगिटेशन उसमें हो सकती है। तो अगर ये सारे जो से टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो से होते हैं वो एक्स्ट्रा पैरामेंटल इफेक्ट्स देते हैं। और न्यूरोलेप्टिक मैलेग्नेंट सिंड्रोम इसका नाम है, अगर ये सिम्पटम्स अराइज हों, और ये भी अराइज होते हैं। अगर हम दूसरे एंटीसाइकोटिक्स की अलावा दूसरे जो से रिसेप्टर्स हैं उन पे जब ये जाके बाइंड होते हैं तो उनमें क्या साइड इफेक्ट्स देते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि अगर वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन टाइप्स के हमें सिम्टम्स आएंगे। अगर वो अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो आर्थ्रोस्टेटिक हाइपोटेंशन के जब इंसान खड़ा होता है तो उसको एकदम से अपना बीपी उसका लो हो जाता है। अगर वो बैठा हुआ है, लेटता है या लेटा हुआ है, बैठता है तो उसका बीपी एकदम से लो होता है। हिस्टामाइन रिसेप्टर्स जो से वो सेडेटिव इफेक्ट्स जो से वो देती हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक सिम्टम हो सकते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कह सकते हैं। इसमें डायबिटीज़ हो सकती है, डायलिपिडीमिया हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क अराइज हो सकते हैं, वेट गेन हो सकते हैं। अगर हम प्रोलोगेशन ऑफ अगर इनकी ज़्यादा अरसे के लिए लेना तो डिमेंशिया रिलेटेड साइकोसिस भी अडल्ट्स में, ओल्डर अडल्ट्स में अराइज हो सकता है और रिस्क ऑफ डेथ भी आ सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन बॉक्स मतलब कि कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।